नाज़रीन, मेरे साथ इस वक्त लाइन पर मौजूद हैं फैसल इकबाल ख्वाजा साहब। आप एफसी हैं, सीनियर टैक्स माहिर अमूर हैं। सर, ये बताइएगा कि दुनिया टैक्स निज़ाम में, टैक्स कवानीन में बेहतरी लाकर चांद पर पहुंच चुकी है, जबकि हम अपने अखराजात के मुताबिक टैक्स आमदन को नहीं बढ़ा सके। क्या टैक्स कवानीन को बदलने की ज़रूरत है या और कुछ? वालेकुम अस्सलाम अयूबी साहब, बहुत शुक्रिया आपके इस सवाल का। एक बड़ा आपने रीज़नेबल सवाल किया। बेसिकली कवानीन ना 1979 वाला ऑर्डिनेंस इतना बुरा था और ना ही 2001 वाला ऑर्डिनेंस इतना बुरा है। बेसिकली ऑर्डिनेंस तो कंप्लीट है, लेकिन उसकी इम्प्लीमेंटेशन में जो हर्डल्स हैं उनको दूर करने की ज़रूरत है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी आपके इस प्रोग्राम के तवसत से 2 दफ़ा बताया कि हमें एफबीआर के ढांचे में एक लाजमी चेंज करनी पड़ेगी, जैसे कि एससीसीपी के ढांचे में उन्होंने की। हमें यहाँ पे प्रोफेशनल्स को लेके आना पड़ेगा, जो कि वकील, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट और जो ट्रेंड ऑडिटर्स हों। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब हम लॉ साइट की बात करते हैं तो उस लॉ साइट में एफबीआर में हाई कोर्ट हो या आपका इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल हो, वहाँ पे हमारे वो ऑफिसर्स पेश हो रहे हैं जो कि फील्ड वर्क भी कर रहे हैं। तो उनके पास ना वक्त होता है केस को तैयार करने का और ना ही वो उस पर कोई तवज्जो दे सकते हैं। बेसिकली ये लीगल एडवाइज़र का काम है और इनको ये चाहिए एफबीआर को, ना सिर्फ के इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल के लेवल पे, हाई कोर्ट के लेवल पे, बल्कि सतही लेवल्स पे भी लॉ पॉइंट्स के लिए ये फुल टाइम वकीलों को हायर करें और उनको जॉब्स पे रखें। सिमिलरली जब हम ऑडिट की बात करते हैं, ऑडिट में भी इनका जो स्टाफ है वो प्रॉपरली ट्रेंड नहीं है। यहाँ पे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स, ACCAs, ये तीनों ऐसी बॉडी हैं जिनके वाफर लोग यहाँ पे पाकिस्तान में अवेलेबल हैं, जिन्हें एफबीआर हायर कर सकता है। हमें अपने इस ढांचे में एक जो लाजमी चेंज करनी है, वो लाजमी चेंज ये करनी है कि हमें प्रोफेशनल्स को हायर करना पड़ेगा जो कि अपनी जॉब्स को प्रॉपरली परफॉर्म कर सकें। अब जब हम 177 के ऑडिट की बात करते हैं, आज भी हमारा फ्रेम ऑफ माइंड सेक्शन 62 ऑफ द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 1979 वाला है, जहाँ पे हम ये कोशिश करते हैं कि हम कुछ एडिशंस जो हैं वो आपस में तय करके तो उसको 177 के ऑडिट को फाइनल करते हैं। जबकि इसकी जो रियल रूह है इस 177 के सेक्शन की, वो ये है कि यहाँ पे इनकम टैक्स ऑफिसर किताबें लें, उन किताबों को बाकायदा चेक करें, थ्रैश आउट करें, उनका ऑडिट करें, वहाँ से पॉइंट्स निकाल के वो कन्फ्रंट करें अपनी ऑडिट रिपोर्ट में, और बाद में 177 का ऑडिट फाइनल हो। तो बेसिक जो चेंज हमें इंफ्रास्ट्रक्चर में करने की ज़रूरत है। लॉज आर देयर, दे आर वेरी गुड, दे कैन बी अप्लाइड, लेकिन बेसिकली 2 चीज़ों पे बड़ा रफड़ है। एक तो कैपेसिटी बहुत कम है, दूसरा प्रोफेशनलिज्म इन दी बॉडी ऑफ एफबीआर बहुत कम है। जैसे हम एक CSS ऑफिसर को लेके आते हैं, वो डॉक्टर होता है, इंजीनियर होता है या वो आर्किटेक्ट होता है, वो CSS करके इनकम टैक्स ग्रुप में आ जाता है। मैंने आपको पहले भी इसकी बड़ी एक अच्छी मिसाल दी थी कि जैसे मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, मुझे 6 महीने की ट्रेनिंग दी जाए सर्जरी की किसी भी इदारे में, या साल की सर्जरी की ट्रेनिंग दी जाए और मुझे डॉक्टर सर्जन बना दिया जाए, तो ये सेम हम एफबीआर के साथ कर रहे हैं कि एफबीआर में हम वो लोग लेके आते हैं जिनकी प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं होती एज ऑडिटर या अकाउंटेंट। वो CSS करते हैं, CSS पास करने के बाद हम उन्हें 1 साल का या 2 साल का एकेडमी में कोर्स कराते हैं और उन्हें फील्ड में ले आते हैं। तो बेसिकली जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो ये है, नंबर 1 कि हम अपनी कैपेसिटी बढ़ाएं। हमें ज़्यादा अफसरान की ज़रूरत है, अफसरान पे बहुत बोझ है। हर एक अफसर के पास 300-300, 400-400 केस हैं, वो उससे बाहर नहीं निकल सकते कि उनकी जो सोच है वो अपने काम की डिस्पोजल तक महदूद है। और दूसरा ये है कि हमें उन्हें प्रोफेशनली ट्रेंड लोग चाहिए। फैसल इकबाल ख्वाजा साहब, दुनिया ऑनलाइन बिजनेस की तरफ गामजन है और तेज़ी से तरक्की कर रही है, जबकि हम डाटा होने के बावजूद लोगों को टेस्ट नेट लाने में नाकाम हैं। क्यों, क्या वजूहात है? यूबी साहब, ये आपका बड़ा एक अच्छा सवाल है जिसको अभी मैं अपने इसी बयानिए में कवर करना चाह रहा था। अभी रिसेंटली हमारे एक दोस्त काशिफ अनवर लाहौर चैम्बर के सदर इलेक्ट हुए हैं, तो उन्होंने एक मीटिंग कॉल की थी जिसमें मैं भी वहाँ पे उनके कहने पे गया।
वहाँ पे एक ही बात हुई मेरी, उनको मैंने कहा कि जी टैक्स नेट को बढ़ाने की ज़रूरत है और एग्जिस्टिंग टैक्स होल्डर को हमें रिलीफ देने की ज़रूरत है। एग्जिस्टिंग टैक्स होल्डर को हम सिर्फ निचोड़े हैं, यानी लास्ट ईयर 6200 का बजट था, इस साल हम सपोज 8000 कर देते हैं और कोशिश करते हैं ये 8000 उन्हीं से वसूल करें। बेसिकली व्हाट इज़ लैकिंग इज़ कि हमें अपने बीटीपी यूनिट को फॉल करना है, हमें ब्रॉडनिंग ऑफ टैक्स बेस पे बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। ब्रॉडनिंग ऑफ टैक्स बेस के लिए हमने बहुत सारी प्रपोजल्स आईकैप के फोरम से एफबीआर को दी, उनमें से चंद एक मैं आपको यहाँ पे भी इंशाल्लाह एक्सप्लेन करता हूँ। जिसमें सबसे बड़ी प्रपोजल ये थी कि हमने कहा था जी प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन, सेल और परचेज़, इसके साथ एक एफबीआर का फॉर्म मुतारिफ़ कराया जाए जो कि आईआरएस एफबीआर पे अवेलेबल हो। यानी कोई भी आदमी अगर प्रॉपर्टी सेल करने जाता है या परचेज़ करने जाता है, लाजमी होना चाहिए कि उसके पास नेशनल टैक्स नंबर हो। बगैर नेशनल टैक्स नंबर के सेल परचेज़ ऑफ प्रॉपर्टी को बैन कर देना चाहिए। नंबर दो कि उस फॉर्म में वो उन फंड्स की जो अवेलेबिलिटी है इन हिज वेल्थ उसको डिक्लेयर करे कि वो फंड्स का सोर्स क्या है जिससे वो प्रॉपर्टी परचेज़ कर रहा है। जब तक हम उस डेक्लरेशन, उस फंड्स डेक्लरेशन की तरफ नहीं जाएंगे, हम ब्लैक पार्ट ऑफ द इकोनॉमी को डॉक्यूमेंट नहीं कर सकेंगे। तो बेसिकली जो दूसरी चीज़ हमने उन्हें कहा कि जी एक फॉर्म मुतारफ़ करा दें जो कि आईआरएस पे अवेलेबल हो और हर आदमी प्रॉपर्टी सेल करने और परचेज़ करने से पहले उस फॉर्म को पाबंद हो कि वो आईआरएस पे भरेगा, तो फिर उसकी रजिस्ट्रेशन सेल या परचेज़ की वहाँ पे रजिस्टर होगी, अदरवाइज़ वो रजिस्टर नहीं होगी। इसी तरह हमारे पास बहुत सारा ऐसा डाटा है मोबाइल नेटवर्क्स का, इसी तरह हमारे पास और भी ये डाटा अवेलेबल है क्रेडिट कार्ड्स का, जिसको यूज़ करते हुए हम नए टैक्स पेयर्स की तलाश कर सकते हैं। अब जब हम सेक्शन 114 पढ़ते हैं, 114 में बहुत सारी ऐसी चीज़ें दी गई है जिनको हम इम्प्लीमेंट ही नहीं करा रहे। फॉर एग्ज़ाम्पल, हर वो आदमी जिसके पास 5000 स्क्वायर यार्ड का घर है मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में, उसने रिटर्न भरनी है। हमने कभी इस एंगल से लोगों को नोटिस डालें कि यार आपके पास ये 5000 यार्ड का घर है, आपने अपनी रिटर्न चाहे नील की दें, रिटर्न क्यों नहीं फाइल की आपने? अब जब वो रिटर्न फाइल करने जाएगा उसको वेल्थ स्टेटमेंट, क्योंकि रिटर्न का पार्ट है वो एम्बेडेड है उसके अंदर, वो भी भरनी पड़ेगी। सिमिलरली उसको अपने सोर्सेज भी बताने पड़ेंगे कि वो प्रॉपर्टी उसने कैसे परचेज़ की और कहाँ से परचेज़ की। इसी तरह वो आदमी जिसके पास एक मोबाइल फ़ोन है उसने भी रिटर्न फाइल करनी है। वो आदमी जो किसी फ्लैट का मालिक है मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में जो डेजिग्नेटेड है 114 के तहत, उसने भी रिटर्न फाइल करनी है। तो बेसिकली सेक्शन 114 की अगर मैं प्रॉपर कंप्लाइंस ही करवा दूं तो मुझे बीटीबी बेस को बढ़ाने में बहुत बड़ी मदद मिलेगी। और जब तक हम बीटीबी पे काम नहीं करते हमारा ये इशू रिजॉल्व नहीं होगा कि ये अखराजात जिनके लिए हर साल हम बजट बनाते हैं ये कहाँ से पूरे होंगे। एक पीओएस का जो हमने स्टेप लिया, पीओएस इंटीग्रेशन का, ये कमाल का स्टेप है और मैं आपको इस वसूख से बता सकता हूँ कि इस साल ये 7800 का जो इन्होंने टारगेट रखा है ये उसे अचीव कर लेंगे, क्योंकि जब से ये पीओएस इंटीग्रेशन हुई है रेवेन्यू में खातर खा इनडायरेक्ट टैक्सेस में इजाफा होना शुरू हो गया है। अब अगली चीज़ है जो डाटा अवेलेबल है किसी भी सोर्स में, क्रेडिट कार्ड का डाटा अवेलेबल है, बैंकों का डाटा अवेलेबल है, जहाँ पे एक नॉन फाइलर किसी बिज़नेस में इन्वॉल्व है उसको स्क्रू करना, उसको नोटिस डालना और उस नोटिस की तामील करवा के उसमें प्रॉपर जवाब लेना, इसकी ज़रूरत है। इसके लिए हमें एफबीआर को अपने नए ऑफिसर्स अपॉइंट करने चाहिए, क्योंकि एग्जिस्टिंग ऑफिसर्स में ये कैपेसिटी नहीं है कि वो बीटीबी बेस को भी लेके चल सकें। जी बहुत शुक्रिया फैसल इकबाल ख्वाजा साहब, आपने हमें टाइम